ये बाजार को कैसे पता चलता है कि हम रिटेल स्टॉक में घुसे हैं? ऐसा है कि इन्होंने जब लिया है शायद वो न्यूज़ के बाद लिया है, जब वो सेमीकंडक्टर का न्यूज़ था उसके बाद लिया, फिर उसके उसकी बाद टॉप हो गया। क्लैरिफिकेशन के बाद सब मामला गड़बड़ा गया। हाँ। बिल्कुल। हाँ। अब इनको लगता है इसलिए लिया। मेरे ख्याल से टीवी वॉच करें और हमारे जो एनालिस्ट आते हैं बहुत अच्छे आते हैं यहाँ पर, उनको सुनिए, अगर वो कहे तो ले लीजिए, स्टॉप लॉस भी लगाइए, तो नुकसान थोड़ी होगा। अगर इनको लगता है, इतना लगना भूल जाना चाहिए। थोड़ा विश्वास कीजिए, हमारे एनालिस्ट बहुत ही अच्छे हैं, मैं जानता हूं उनको क्योंकि मैं उनको भी सुनता हूं। नहीं तो अब मैं वेदांता में क्या करूंगा आबा सर? अब होल्ड करना चाहिए। इस सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है 258, लेकिन थोड़ा यहाँ पर ग्राइंड करेगा और 10-12 दिन ग्राइंड करेगा, फिर एक अप मूव मिलेगा, लेकिन कॉस्ट के आसपास जा सकता, ये कह सकता हूं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए, क्योंकि आप जो चार्ट पैटर्न नजर आता है वो ब्लो आउट टॉप नजर आता है, कि ब्लो आउट के लिए थोड़ा वक्त आने में वक्त लगता है। और इन्होंने जून के महीने में 500 शेयर खरीदे थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 30 रुपए के भाव पे, अब ये हो गया 47 रुपए। आगे क्या होगा इसका, और ये 1 साल तक इसको होल्ड कर सकते हैं, बताइए। देखिए, बैंक निफ्टी पे भी रुझान थोड़ा वीकी है और मेरे हिसाब से शायद जो भाव इन्होंने बोला उसमें इनको एक डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के माध्यम से आई थिंक ट्रेड में बने रहे, बट बिल्कुल ये समझ के चलें कि अगर बाजार में वीकनेस आती है तो ये अकेला खड़ा रह पाए, ऐसे इसके कोई ना पैटर्न्स है ना कोई ऐसे लक्षण है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं इनको बोलूंगा कि 43.20 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, और 43.20 के नीचे अगर बंद आता है तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए ट्रेड में से निकल जाए, इनको दोबारा कहीं नीचे के लिए लेने मिलेगा, बट फिलहाल होल्ड विद स्टॉप लॉस एट 43.20। 43.20 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए, उससे नीचे आता तो प्रॉफिट बुक करिए, नीचे आएगा तो फिर ले लीजिए। स्टॉक जो मैंने आज चुना है वो स्ट्रेंथ है उसमें, उस स्टॉक में, स्टॉक का नाम है HUL। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 2 हफ्ते से हम एक अप मूव देख रहे हैं, और एक लास्ट वीक अच्छा मूव दिखा था, 4 दिन से पॉज मोड पर है, इसमें एक स्ट्रेंथ दिखाई नजर आती है। HUL का जो टारगेट है 2750, स्टॉप होगा 2675। HUL खरीदारी करने का कॉल 2700 पे खड़ा हुआ है। लेवल जो गावा सर सजेस्ट कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कंजम्पशन, कोई एफएमसीजी, अब इनफैक्ट कल ही चर्चा हम कर रहे थे, एफएमसीजी फार्मा स्वीटर स्पॉट्स पे नजर आते हैं, फिर से एफएमसीजी पे दाव, फिर से HUL। और ये देखिए प्लेट, आज का कलर येलो, पूरे ग्राफिक्स। खबर पे जानकारी लेते हैं। वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इंडस टावर के बाद अब ATC भी कंपनी को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। पूरी खबर जानते हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा से। असीम, क्या है पूरी डिटेल खबर? अब मुश्किलें बढ़ रही क्या इनकी लगातार? जी सही कहा आपने। देखिए, सोमवार को इंडस के बोर्ड की बैठक हुई थी। बोर्ड ने जो है कंपनी के घटते हुए प्रॉफिट के ऊपर चिंता जो है वो जताई, और उसके बाद उसमें सबसे बड़ा कारण ये निकल करके आया कि जो कंपनी के किराएदार है उसको टाइम पे किराया जो है वो नहीं दे रहे हैं। तो बोर्ड ने एक स्ट्रॉन्ग ऑडिट में लेटर जो है वोडाफोन आइडिया को लिखा और ये कहा कि आप जो है अपना किराया जो है पुराना बकाया जो है वो जल्द से जल्द चुकाएं। दूसरा ये कहा कि जो इस महीने का किराया है 80% चुकाएं। तीसरा ये कहा कि आपका जो अगले महीने से किराया है वो टाइम पर आना चाहिए, और चौथा, अगर ये नहीं आता तो हम आपकी जो है सेवाएं जो है बंद कर देंगे, नवंबर से आपकी सेवाएं जो है आपकी बंद कर दी जाएगी। इसके बाद अब जो ATC कंपनी है वो भी वोडाफोन आइडिया को नोटिस भेजने की तैयारी जो है वो कर रही है। जो हमें सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कंपनी जो है आज ही नोटिस जो है वोडाफोन आइडिया को इसको लेकर के जारी कर सकती है। ATC की जो वोडाफोन आइडिया है उसका करीबन 2000 करोड़ रुपए का बकाया है, जो कि ATC को जो उसको चुकाना है, लेकिन कंपनी अभी तक ये पैसा जो है वो नहीं चुका पाई है। तो ATC भी नवंबर की डेडलाइन देने की तैयारी जो कर रहा है कि अगर कंपनी जो है ये पैसा जो है नहीं चुकाती है तो कंपनी की सेवाएं जो है वो बंद कर दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के जो वोडाफोन आइडिया है उसकी मुश्किलें जो है बढ़ सकती है। तो कुल मिला के वोडा आइडिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। वोडा आइडिया का शेयर दिखाइए, इस वक्त क्या स्थिति चल रही है? सर्वेंद्र, इस पर क्या कॉल है आपकी? नीरज जी, देखिए, हमेशा विवादों में घिरा रहता है, तो बहुत ज्यादा कोई फेवरेट तो नहीं रहता है, बट हाँ, बीच बीच में कभी ट्रेड आए तो हमने भी दिए हैं, बट फिलहाल तो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यू है नहीं, और पूरा घेरे में घिरा हुआ है। तो जब तक ये सारे ओवरहैंग्स कंप्लीट नहीं हो जाते, आई थिंक काउंटर से दूर रहे। और मानस कह रहे हैं ये अभी भी वीकर विकेट है और प्रेशर माउंट होगा। 170 का पुट खरीद सकते हैं आप M&M फाइनेंशियल्स का। रिविजिट करूंगा सारे ट्रेड्स। ये हो गए आज के सारे बढ़िया टॉप कॉल्स। शरद अवस्थी साहब जुड़ रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करी थी कि एक ऐसा स्टॉक हाईलाइट कर दीजिए जो इस समय अट्रैक्टिव लग रहा है, यानी कि SMIFS का सबसे ज्यादा कन्विक्शन जिस आइडिया पे आ रहा है। शरद जी, गुड मॉर्निंग। कौन सा स्टॉक?
हाँ जी, गुड मॉर्निंग। टाटा मोटर्स है हमारा हाई कन्विक्शन बेट इन वैल्यूएशंस पे। कंपनी का ओईएम स्पेस में इंडिया में सीवी और पैसेंजर व्हीकल्स में ठीक ठाक तो अच्छी पोजीशनिंग है। सीवी में तो लीडिंग पोजीशनिंग है, 40-42% मार्केट शेयर है। और इसके अलावा जो आपका जेएलआर का बिजनेस है वो भी काफी अच्छा रैंप अप हो रहा है और वहाँ पे रिवर्सल की हमें उम्मीद है इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स। जो कॉन्सेप्ट कार ईवी में उन्होंने लॉन्च की, चाहे वो नेक्सन हो, चाहे कर्व हो या नेक्सन ईवी मैक्स हो या शोकेस की जो कॉन्सेप्ट कार्स कर्व और अविन्या, उसमें भी हमें लगता है काफी बढ़िया ट्रैक्शन आनी चाहिए। टियागो की लॉन्च भी काफी सक्सेसफुल रहनी चाहिए। इसके अलावा जो रीफोकस और री इमेजिन प्रोग्राम करके वो जेएलआर में लगातार कॉस्ट में कमी ला रहे हैं, उसका भी फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि अगले 2-3 सालों में ये तीनों सेगमेंट्स काफी बढ़िया परफॉर्म करेंगे। सीवीज, पैसेंजर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अर्बन मोबिलिटी में इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह के ऑर्डर्स हैं इनके पास। अभी आईओसी से कुछ फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भी ऑर्डर्स इनको मिले हैं। और कंपनी को लॉजिस्टिक्स में भी लगभग 39,000 ई कॉमर्स कस्टमर्स के पास से उनको ऑर्डर मिले 39,000 यूनिट्स के। तो नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए उन्होंने सीवी में। तो ये सबका फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। और ग्रेजुअली हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे जेएलआर की स्थिति सुधरती है, क्योंकि वहाँ करीब 2 लाख यूनिट्स का ऑर्डर उनके पास ऑलरेडी है, उसमें से ज्यादातर ऑर्डर्स नए वाले रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर के हैं, तो उसका उनको फायदा मिलना चाहिए। और लॉजिस्टिक इश्यूज अब लगभग रिजॉल्व हो गए हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगले 2 साल में अर्निंग्स रेवेन्यू में करीब 19% की CAGR रहेगी और प्रॉफिटेबिलिटी में तो लॉस टू प्रॉफिट है, बट FY24 में लगभग 60-70% की ग्रोथ आनी चाहिए। उस हिसाब से EPS करीब 40 रुपए के आसपास आनी चाहिए। तो 15 का मल्टीपल मुझे लगता है इस कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 600 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से टाटा मोटर्स हमारी टेक ऑफ है। चूज़ किया है HCL टेक। इसमें जो एक 877 का एक क्रूशल सपोर्ट था उसको रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये एक स्टॉक टर्न अराउंड मूव देने की कोशिश कर रहा है। एक हमने देखा पिछले वीक डोजी बना के इस वीक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है और यहाँ पे 963 का एक रेजिस्टेंस है, तो वहाँ तक के एक टारगेट्स एक्सपेक्टेड है। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 915 का। बात HCL टेक आज का टॉप कॉल भी था, मेरे ख्याल से बहेती साहब का टॉप कॉल था और ये बन गया इस समय। इस बीच जरा मार्केट्स में तगड़ा करेक्शन और आता हुआ। मैं अभी हम लोग थोड़े से हरियाली वाले व्यूज लेके 12:30 पे जब मार्केट रिविजिट करा था तो थोड़ा इन ग्रीन पैच थे, वो बचे हुए गेन्स भी वाइप आउट हो गए हैं। एक सेकंड पहले तो लाल, अभी भी लाल लिए आ गया लाल। निफ्टी बैंक तो 1/4% लाल में, निफ्टी भी रेड की टिक सब दिखा रहा है। तो ये सारा वो रिस्क ऑन जो सुबह था, सारा मोमेंटम फिजल आउट, कोई रिस्क ऑन नहीं। कल के क्लोजिंग लेवल्स पर निफ्टी एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पे आके अब खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। निफ्टी बैंक तो कल के लेवल्स के नीचे चला गया है, जो कि अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट, जहां पे वो शॉर्ट्स ज्यादा क्रिएट हो रहे थे, प्रेशर ज्यादा माउंट हो रहा था, वो पॉकेट आज सबसे ज्यादा दिक्कत में आती हुई। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स दिखाता हूं इस समय आपको। लार्सन एंड टूब्रो, मैं सिर्फ हेवीवेट्स हाईलाइट कर रहा हूं। लार्सन एंड टूब्रो का चार्ट जरा स्क्रीन पे खींचिएगा डायरेक्टर साहिबा। तगड़ा प्रेशर उस स्टॉक में अब बिल्डअप होता हुआ नजर आएगा। 0.25% का दबाव और अचानक सेकेंड हाफ से प्रेशर बढ़ रहा है। एशियन पेंट्स आज सुबह से राइट फ्रॉम द वर्ड को वीक था, अभी और फ्रेश पोजीशन मंदी की तरफ जुड़ती हुई एशियन पेंट्स पे आपको नजर आएंगी। 4% का दबाव एशियन पेंट्स इस समय झेल रहा है। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लीज लेकर आइएगा। हालांकि दबाव सिर्फ 0.5% का है, लेकिन ये स्टॉक भी पिछले कुछ मिनटों में प्रेशर थोड़ा सा इसका बढ़ रहा है। HUL उठाइएगा स्क्रीन पे, मैं सिर्फ हेवीवेट्स इसलिए सिंगल आउट करके मेंशन कर रहा हूं। HUL प्रेशर में, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने गेन्स गवाता हुआ नजर आएगा। इन ग्रीन दिख रहे होंगे आपको, लेकिन सबका मोमेंटम ठंडा पड़ते ही चले जा रहा है। खैर मार्केट्स पे लौटता रहूंगा, लेकिन इस बीच नई दिल्ली से ममता वर्मा आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। ममता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम, आपकी क्वेरी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। यस मैम, गुड आफ्टरनून जी, क्या सवाल है मैम? सर मैंने हिंडाल्को के शेयर्स बाय किए थे। हाँ। 408 पर। Listen to over 90 million songs ad-free and over 15 million podcast episodes with Amazon Prime Music. Download now. तो अभी वो काफी लॉस में है, मतलब 369 पे था यस्टरडे और टुडे है मतलब 370 पे था। अभी 1 घंटा पहले मैंने देखा था। तो उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ सर कि अब इसके आगे क्या होगा।
बाजार गिर रहा है आज का दिन तो आपके लिए ठीक है, क्योंकि हिंडाल्को थोड़ा बहुत तो मोमेंटम पकड़ा, 4% के आसपास मेरे ख्याल से लास्ट मैंने देखा था ऊपर था, लेकिन आपकी बाइंग से तो काफी नीचे। मेटल्स एज अक्रॉस द बोर्ड गावा सर ग्लोबल कंसर्न्स के बीच में ठंडे पड़े हुए हैं, खासतौर पे चाइना कंसर्न्स के बीच में। क्या करूं हिंडाल्को? ये हमने ट्रेडिंग के लिए लिया था ममता मैम। सर ये मैंने धीरे धीरे मतलब जून से स्टार्टिंग किया है, मतलब इसमें ट्रेड करना, मतलब शेयर मार्केट को मतलब देखना। तो इसमें धीरे धीरे मैंने हिंडाल्को के बारे में मतलब थोड़ी जानकारी मैंने इकट्ठी की, तो उसके हिसाब से मैंने इसको ट्रेड करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए यूज तो लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, ठीक है। हिंडाल्को लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर रखा है गाबा सर, और औसतन बाय प्राइस मेरा 408 का है। लॉन्ग टर्म के लिए हिंडाल्को 408 की बाइंग क्या करूं, रखे रहा हूं? मेरे ख्याल से रखे रहना चाहिए, क्योंकि 350 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 374 को ट्रेड कर रहा है। ज्यादा मतलब थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन 350 उससे ज्यादा नहीं लगता मुझे, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। हाँ, अप मूव चला जाएगा, 420 पे रेजिस्टेंस है, तो आपकी कॉस्ट के ऊपर ही है, उनकी कॉस्ट 408 है, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। लोअर लेवल पे अगर 350 मौका मिलता है तो वहां ऐड कर सकते। सोनिया मैम अगला सवाल। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। मैम अगला सवाल क्या है? हाँ। अगला सवाल सर हिंद कॉपर का है। हाँ। हिंद कॉपर के मेरे पास में 111 शेयर हैं और मैंने उस समय ये लिए थे 135.70 में। ये सब ने आज कमोडिटी मेटल स्टॉक्स ही ले रखे हैं। पहले आपने हिंद कॉपर की बात हुई है तो था, लेकिन अभी भी 150 पॉइंट के बढ़िया गैप अप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। क्यों? तस्वीर ओवरनाइट क्यूज जो है ग्लोब की तस्वीर बदली। कल के यूएस मार्केट्स एक्चुअल सेशन स्क्रीन्स पर लेकर आइएगा। तीनों बेंचमार्क्स डाउ, एसएनपी, नैस्डैक सब 2-2% के उछाल के साथ कामकाज। शुरुआत सुस्त, दिन भर बाइंग या रिकवरी जो कहना है, ट्रेंडिंग डे बना, दिन के हाईस पे जाके डाउ जोन्स बंद हुआ 0.25%, 550 अंक मजबूत। हम लोग डाइजेस्ट करके क्या गए थे? 1 से 1.5% के यूएस फ्यूचर्स का दबाव हो क्या गया? 2-2% की मजबूती इस तरह से घूमा है हमने जो डाइजेस्ट किया, उसके सामने एक्चुअल सेशन। तो तब और अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, तो तब और अब में दरअसल वो बड़ा डिफरेंशियल आ गया है। 1% दबाव डाइजेस्ट करा, 1.5% उछल गया, 2% उछल गया, तो आपकी स्क्रीन पे वो 700-800 पॉइंट की डाउ फ्यूचर्स और लाइकवाइज बाकी के फ्यूचर्स का जो डिफरेंशियल आ गया है, तेजी आ गई है, वो हमें आज के सेशन में डाइजेस्ट करनी है। ये है कहानी, और ये तेजी के पीछे की वजह बड़ी इंटरेस्टिंग बन रही है। सेंट्रल बैंक के टाइटनिंग के एक्शन से बाजार को डर लग रहा था। अभी तक तो सारे सेंट्रल बैंक ऐसा ही कर रहे थे, ये कल कुछ लोचा हो गया। महंगाई, मान लीजिए बहुत महंगाई है, तो उसको कैसे कम किया जाए? 2 तरीके हो सकते हैं। या तो मैं आपको और पैसे दे दूं, तो आपके पास महंगाई का असर खत्म हो जाएगा, लेकिन महंगाई और बढ़ जाएगी। लेकिन असर मैं और पैसे दूंगा आपको, अब मैं देता ही रहूं आपको, तो महंगाई बढ़ती रहे, हमें क्या फर्क पड़ा, हमें पैसे मिल रहे हैं। एक तरीका ये हो सकता है, सेब एक ही खरीद पाऊंगा वैसे ही चलता रहेगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि महंगाई के कारण को निवारण किया जाए, क्यों हो रही महंगाई उसको ठीक किया जाए, सिस्टम को लिक्विडिटी किया जाए, क्योंकि नोट छपती उतनी है जितना आप प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। कल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एकदम उल्टी गंगा बहा दी। वहाँ में इन्फ्लेशन इतने हाईस पे चल रहा है, बड़ी मुश्किल में है। तो जो नई वहाँ की पीएम बनी है लिज ट्रस, उन्होंने कहा कि हम मैसिव टैक्स कट करेंगे और लोगों के हाथ में पैसे आएंगे जिससे उनको मुश्किलों से निजात मिले, बिजली बिल भर सकें। वो वहाँ बहुत ज़्यादा बिजली बिल आता, 3 लाख रुपए साल का बिजली बिल होता है। रुपए के टर्म में 3 लाख रुपए साल का बिजली बिल है। गाड़ियों की कीमतें बढ़ रही है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही है, तो उन्होंने कहा हम टैक्स कट कर देंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इस कदम की आलोचना की। उसने कहा ये तरीका नहीं हो सकता कि आप, हम लिक्विडिटी से ही जूझ रहे हैं, महंगाई जूझ रहे हैं, और आपने ये कर दिया है। फिर पता नहीं क्या हुआ, 2, 4, 6, 8, 10 घंटे के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड को लगा कि नहीं, ये तो हो सकता है एक तरीका हो, सिस्टम में और लिक्विडिटी डाली जाए। तो उन्होंने लॉन्ग टर्म के बॉन्ड बाइंग का एक प्लान अनाउंस कर दिया, रफली $70 बिलियन के। तो इसकी वजह से बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई। जो ब्याज दर बढ़ने का खतरा लग रहा था, सिस्टम से लिक्विडिटी निकलने का खतरा था, तो सिस्टम लिक्विडिटी वापस आ गई, बहुत पैसे आ गए, तो बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई और पूरी दुनिया के बाज़ारों में रौनक। क्योंकि कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि यूएस की एसएनपी की 30 कंपनियों का 30% रेवेन्यू इंग्लैंड और यूरोप से आता है। तो वहाँ की कंपनियों में बाहर जब इधर बढ़िया माल मिलेगा, बढ़िया कमाई होगी, तो उधर भी तेज़ी आ गई। तो ये जो एक एकदम डिफरेंट व्यू लिया गया है
ये शॉर्ट टर्म में या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में 1-2-4 दिन के लिए तो बाहर ला दिया उसने, लेकिन इकोनॉमिस्ट मानते हैं ये एक कदम ऐसा है जो आगे जाते हुए बहुत दिक्कत पैदा करेगा आपके लिए। तो इसलिए हो सकता है कि 1-2 दिन 4 दिन या एक ही दिन या आधा दिन बाजार में इस तरह के रैली बने, मोमेंटम बने, लेकिन ये आगे इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। इसीलिए डाउ जोन्स ने कल तो रिजॉइस किया फौरी तौर पे एकदम बढ़िया, लेकिन अभी इस समय डाउ फ्यूचर्स रेड में चल रहे हैं सारे। एक समय काफ़ी गिरा था डॉलर इंडेक्स, वो फिर से उसी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो बैक टू नॉर्मलसी की तरफ हम लोग जा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये 4 दिन की चांदनी साबित होगा। पूरी कहानी बदल गई थी। और ये एक्चुअली ये जो मिनी बजट आ गया था ना ट्रूसोनॉमिक्स का, लिज ट्रस का, ये उसकी दिक्कतें हैं। और बैंक ऑफ इंग्लैंड भी मानता है। असल में हुआ क्या था, उस मिनी बजट के बाद पाउंड की तगड़ी पिटाई, 3 दशकों के लोस पे पाउंड पहुंचता हुआ नजर आया था डॉलर के उसमें। और यूके में कंसर्न्स थे उसके रिपरकशंस फाइनेंशियल मार्केट्स पे आएंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो सरप्राइज मूव है, दरअसल वो लोगों ने अपना पहले तो जो गिल्ड की सेलिंग का शेड्यूल था उसे पोस्टपोन कर दिया और उन्होंने कहा इनफैक्ट कि 2 हफ्ते तक इमरजेंसी बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम करेंगे हम, सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स को काम करने के लिए। उनका स्पेसिफिकली कहना है कि एक मटेरियल रिस्क है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ब्रिटेन में। लोग ना सिर्फ महंगाई का, इन्फ्लेशन का इशू है, वहां के एसेट से भरोसा उठ रहा है लोगों का, इसीलिए मजबूरन ये इन्फ्यूजन होता हुआ इस समय नजर आ रहा है। लोग वहां पे ज्यादा हायर यील्ड्स मांग रहे हैं उनके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने तक के लिए। ये गलत स्ट्रैटेजी शायद आपको पता नहीं कितनी प्ले आउट सही करेगी नहीं करेगी लिज ट्रस की, मजबूरन इस तरह के स्टेप्स उठाने पड़े हैं। हम इक्विटीज में रिजॉइस तो कर रहे हैं क्योंकि पैसा पंप इन हो रहा है, पर वो खुद भी कह रहे हैं मटेरियल रिस्क है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बैंक ऑफ इंग्लैंड स्पेसिफिकली कह रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो इसीलिए वर्ड ऑफ कॉशन बना हुआ है, अंडरटोन कॉशियस रखने की जरूरत अभी भी है। और इसीलिए शायद एक दिन का मोमेंटम तो मिल गया यूएस मार्केट्स में, फ्यूचर्स पस्त पड़ना शुरू हो चुके हैं। और इसको एक्सट्रापोलेट ना करूं, ये सिर्फ एक बैंक ऑफ इंग्लैंड की अपनी चिंता, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के बीच में जो पैरिटी नहीं है, उसका इशू है। ये उसका इशू है। हम एक्सट्रापोलेट ना करें कि यूएस ऐसा कुछ करने वाला है या फिर अच्छा, इससे हमारे भी कल की पॉलिसी की इक्वेशन बदलती है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, कुछ नहीं होगा इससे। ये देखिए लिज ट्रस ने और वहां के फाइनेंशियल लोगों ने एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला है कि हो सकता है इससे हम चीज़ों को मैनेज कर ले जाएं, लेकिन संभावना इसकी बहुत कम इसलिए है क्योंकि जो बड़ा पेंशन का चंक है उसकी वैल्यू इरोड होती हुई दिख रही है। तो इसलिए बहुत ही मतलब रिस्की काम किया है और हो सकता है कि इसके बाद वो फिर से वापस अपने ट्रैक पे आ जाए, लेकिन ये रिस्क जो है भारी पड़ेगा।